मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो टीजीटी, पीजीटी आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें प्राकथन भाग से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि व्याकरण को सांग वेद का मुख बताया गया है। व्याकरण को सांग वेद रूपी पुरुष का मुख बताया गया है। वेदांग शिक्षा के प्रतिपादन के लिए प्रतिसाख्यों की रचना हुई है। वेदांग शिक्षा के प्रतिपादन के लिए प्रतिसाख्यों की रचना की गई है। यास्क मुनि ने शब्द निरुक्त संबंधी महत्वपूर्ण ग्रंथ निरुक्त लिखे हैं। निरुक्त किसकी रचना है? तो यास्क मुनि की रचना है। यास्क ने ही शब्दों का चतुर्विध विभाजन किया है। यास्क ने शब्दों को चतुर्विध विभाजन किया है, जिसमें नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। यास्क के अनुसार शब्द कितने हैं? तो 4 हैं: नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। यास्क का समय अनुमान से 800 वर्ष ईसा से पूर्व। यास्क का समय अनुमानतः 800 वर्ष ईसा पूर्व माना जाता है। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार ऐन्द्र व्याकरण ही सर्वप्रथम व्याकरण है। सर्वप्रथम व्याकरण कौन सा है? ऐन्द्र व्याकरण। किसके अनुसार? तैत्तिरीय संहिता के अनुसार। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने पाणिनि का समय 500 ईसा पूर्व और 400 ईसा पूर्व के बीच निश्चित किया है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार पाणिनि का समय 500 से 400 वर्ष ईसा पूर्व है। मैक्स मूलर के अनुसार पाणिनि का समय 350 ईसा पूर्व निर्धारित है। मैक्स मूलर के अनुसार पाणिनि का समय 350 ईसा पूर्व निर्धारित है। पाणिनि का निवास आधुनिक अटक जिले के सालातुर नामक ग्राम में हुआ था। पाणिनि का निवास आधुनिक अटक जिले के सालातुर नामक ग्राम में हुआ था। वे आदिवासी थे। महाभाष्य के अनुसार पाणिनि की माता का नाम दाक्षी था। पतंजलि कृत महाभाष्य के अनुसार पाणिनि की माता का नाम दाक्षी था। कथा सरित सागर के अनुसार पाणिनि के गुरु वर्ष या उपवर्ष थे। पाणिनि के गुरु थे वर्ष या उपवर्ष। पाणिनि कात्यायन व्याण इंद्रदत्त के समकालीन थे। पाणिनि कात्यायन व्याण इंद्रदत्त के समकालीन थे। पंचतंत्र के अनुसार पाणिनि की मृत्यु व्याघ्र के हाथों हुई थी, अर्थात पाणिनि को व्याघ्र मार डाला था। पाणिनि की निधन तिथि त्रयोदशी थी, अतः इस तिथि को विद्वान व्याकरण का अध्ययन नहीं करते हैं। त्रयोदशी तिथि को शोक मनाते हैं। इनके ग्रंथ अष्टाध्यायी में, अर्थात पाणिनि के ग्रंथ अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्रों का समावेश है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय और हर अध्याय में 4 पाद, यानी पूरे अष्टाध्यायी में 32 पाद हैं। प्रश्न बनेगा अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? तो 8 अध्याय हैं। कितने पाद हैं? 32 पाद हैं। प्रत्येक अध्याय के अनुसार इसमें देखते हैं कि 8 अध्याय हैं। सूत्रों की संख्या कितनी है? प्रकरण किस अध्याय में क्या है? पहले अध्याय में 351 सूत्र हैं और संज्ञा और परिभाषा। पहले अध्याय में संज्ञा और परिभाषा पाया जाता है, इसमें 351 सूत्र हैं। दूसरे अध्याय में 268 समास प्रकरण। दूसरे अध्याय में 268 सूत्र हैं समास प्रकरण, इसमें सबसे कम सूत्र हैं। तीसरे अध्याय में 631 सूत्र कृदंत प्रकरण। चौथे अध्याय में 635 सूत्र स्त्री प्रत्यय व तद्धित प्रकरण। पाँचवें में 555 सूत्र हैं, स्त्री प्रत्यय व तद्धित प्रकरण है। छठे अध्याय में 736 सूत्र तिंग एवं सुप प्रकरण है। छठे अध्याय में सबसे अधिक सूत्रों की संख्या है 736। सातवें अध्याय में 438 सूत्र हैं, तिंग एवं सुप प्रकरण पाया जाता है। आठवें अध्याय में 369 सूत्र हैं, इसमें संधि प्रकरण पाया जाता है 8वें अध्याय में। इस प्रकार से अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। दूसरे में सबसे कम सूत्रों की संख्या 268 है तथा छठे अध्याय में 736 सूत्रों की संख्या सबसे अधिक है। आगे देखते हैं। कात्यायन का दूसरा नाम बर्रुच भी है। कात्यायन को बर्रुच नाम से भी जाना जाता है। पाणिनि के लगभग 1250 सूत्रों पर आलोचनात्मक दृष्टि से बर्रुच अर्थात कात्यायन ने 4000 वार्तिकों की रचना की है। 700 अधिक सूत्रों की बिना दोष दिखाए सुंदर व्याख्या किए हैं। अर्थात
कात्यायन 700 से अधिक सूत्रों की बिना दोष दिखाए सुंदर व्याख्या किए हैं। 10 सूत्रों को व्यर्थ बताया है। 10 सूत्रों को इन्होंने व्यर्थ बताया। लगभग 540 सूत्रों में परिवर्तन एवं परिष्करण किए हैं। 540 सूत्रों में परिवर्तन एवं परिष्करण किए हैं। कात्यायन के वार्तिक श्लोक एवं गद्य दोनों में मिलते हैं। ये प्रश्न बनता है कि कात्यायन के वार्तिक किस में लिखे गए हैं, तो ये श्लोक और गद्य दोनों में मिलते हैं। कात्यायन दाक्षिणात्य प्रेतद्धिता दाक्षिणात्या, इस प्रकार से पता लगता है कि कात्यायन दाक्षिणात्य अर्थात दक्षिण भारत के थे। महाभाष्य के इस वाक्य से प्रतीत होता है, अर्थात प्रेतद्धिता दक्षिणात्या किस ग्रंथ का है, तो महाभाष्य से लिया गया है। कात्यायन वाजस्नेही प्रतिशाख्य के प्रणेता थे। कात्यायन को वाजस्नेही प्रतिशाख्य के प्रणेता भी कहा जाता है। इनका समय अर्थात कात्यायन का समय 400 ईसा पूर्व और 300 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। वार्तिक के अतिरिक्त इनके एक और ग्रंथ स्वर्गारोहण की रचना की थी। वार्तिक के अतिरिक्त इन्होंने एक काव्य ग्रंथ भी लिखे हैं जिसका नाम है स्वर्गारोहण। आगे देखते हैं पतंजलि। महर्षि पतंजलि पाणिनि व्याकरण के अध्ययन के प्रथम युग का अंत पतंजलि के महाभाष्य में ही होता है। पाणिनि के व्याकरण के अध्ययन के प्रथम युग का अंत पतंजलि के महाभाष्य में ही होता है। पाणिनि कात्यायन पतंजलि को त्रिमुनि कहा जाता है। पाणिनि कात्यायन पतंजलि को त्रिमुनि कहा जाता है। पतंजलि का समय 150 ईसा पूर्व यानी द्वितीय शताब्दी माना जाता है। ये पुष्यमित्र शुंग अर्थात ये पुष्यमित्र शुंग राजा के दरबार में विराजमान थे। इनका निवास स्थान संभवतः गोनर्द आधुनिक गोंडा था। इनकी माता का नाम गोड़िका अर्थात पतंजलि की माता का नाम गोड़िका था। इनकी रचनाएं पतंजलि की रचनाएं हैं महाभाष्य, योगसूत्र तथा महानंद काव्य। पतंजलि की महाभाष्य, योगसूत्र, महानंद काव्य भी इनके ग्रंथ पाए जाते हैं। आगे कुछ विविध प्रश्न है उसको देखते हैं। 7वीं शताब्दी में जयादित्य और वामन द्वारा अष्टाध्यायी पर काशिका नामक टीका लिखी गई। प्रश्न बनेगा कि अष्टाध्यायी पर काशिका नामक टीका किसकी रचना है, तो जयादित्य और वामन की रचना है। जयादित्य का समय 660 ईस्वी है। काशिका पर न्यास नामक टीका, काशिका पर न्यास नामक उपटीका जिनेन्द्र बुद्धि ने लिखी। जिनेन्द्र बुद्धि ने। काशिका अष्टाध्यायी पर टीका है तथा काशिका पर न्यास नामक टीका जिनेन्द्र बुद्धि ने लिखी है। काशिका पर पद्मंजरी नामक उपटीका हरदत्त ने। पद्मंजरी किसकी रचना है, हरदत्त की रचना है। पद्मंजरी किस ग्रंथ पर टीका लिखी गई है, तो काशिका पर टीका लिखी गई है। महाभाष्य के टीकाकार भर्तृहरि ने वाक्यपदी में दार्शनिक विवेचन किया है। महाभाष्य के टीकाकार भर्तृहरि ने वाक्यपदी में दार्शनिक विवेचन किया है। अब प्रश्न बनेगा कि वाक्यपदी किस ग्रंथ की टीका है, तो महाभाष्य की टीका है। अगला है वाक्यपदी में 3 कांड आगम वाक्य प्रकीर्ण है। वाक्यपदी में कितने कांड हैं, तो 3 आगम वाक्य प्रकीर्ण। भर्तृहरि ने वाक्यपदी पर सोपज्ञ नामनी टीका लिखी है। भर्तृहरि ने स्वयं अपने ही ग्रंथ वाक्यपदी पर सोपज्ञ नामनी टीका लिखे हैं। भर्तृहरि ने महाभाष्य पर महाभाष्य दीपिका तथा कैयट ने प्रदीप नामक टीका लिखी है। कहीं कहीं प्रदीप मिलता है, तो भर्तृहरि ने महाभाष्य पर महाभाष्य दीपिका किसकी रचना है, भर्तृहरि की रचना है। ये महाभाष्य पर टीका है। तथा महाभाष्य पर कैयट ने प्रदीप अर्थात प्रदीप नामक टीका लिखे हैं। कैयट का समय लगभग 1100 ईस्वी है। कैयट काव्य प्रकाशकार मम्मट के भाई माने जाते हैं। भर्तृहरि की अन्य रचनाएं नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक है। शतक त्रय के प्रणेता भर्तृहरि माने जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। विमल सरस्वती ने सन 1350 ईस्वी में रूपमाला नामक ग्रंथ लिखे हैं। रूपमाला ग्रंथ किसकी रचना है, विमल सरस्वती की। रामचंद्र ने 15वीं शताब्दी ईस्वी में प्रक्रिया कौमुदी ग्रंथ लिखे हैं। प्रक्रिया कौमुदी किसकी रचना है, रामचंद्र की। सन 1930 ईस्वी के लगभग भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ लिखे हैं। सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है, भट्टोजी दीक्षित की रचना है। कब लिखी गई, 1930 ईस्वी में।
भट्टोजी दीक्षित शेष कृष्ण के शिष्य थे, अर्थात भट्टोजी दीक्षित के गुरु शेष कृष्ण थे। भट्टोजी दीक्षित ने स्वयं सिद्धांत कौमुदी पर प्रौढ़ मनोरमा नामक टीका लिखी है। प्रौढ़ मनोरमा नामक टीका भट्टोजी दीक्षित ने स्वयं अपने ही ग्रंथ सिद्धांत कौमुदी पर लिखे हैं। भट्टोजी दीक्षित ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर शब्द कौस्तुभ नामक विस्तृत टीका लिखे हैं। शब्द कौस्तुभ किसकी टीका है? अष्टाध्यायी पर टीका है। किसने लिखा है? भट्टोजी दीक्षित ने। भट्टोजी दीक्षित के भतीजे कोंड भट्ट ने वाक्य विन्यास एवं दार्शनिक विवेचन संबंधी व्याकरण भूषण नामक पुस्तक लिखी है। वाक्य विन्यास और व्याकरण भूषण किसकी रचना है? कोंड भट्ट की रचना है। भट्टोजी दीक्षित के गुरु भाई पंडित राज जगन्नाथ ने प्रौढ़ मनोरमा पर मनोरमा कुच मर्दिनी नामक टीका लिखी है। मनोरमा कुच मर्दिनी किसकी रचना है? पंडित राज जगन्नाथ की रचना है। बोपदेव ने मुक्तबोध, सर्ववर्मा ने कातंत्र एवं चंद्रगोमी ने चांद्र व्याकरण लिखे हैं। मुक्तबोध किसकी रचना है? बोपदेव की रचना है। कातंत्र किसकी रचना है? सर्ववर्मा की रचना है। चांद्र व्याकरण किसकी रचना है? चंद्रगोमी की रचना है। आगे है नागेश भट्ट ने प्रौढ़ मनोरमा पर शब्द रत्न तथा शब्द कौस्तुभ पर बिस्मी नामक टीका लिखी है। नागेश भट्ट के अन्य ग्रंथ व्याकरण सिद्धांत मंजूषा, शब्देंदु शेखर तथा परिभाषेंदु शेखर अति प्रसिद्ध हैं। सिद्धांत कौमुदी का संक्षेप बालकों की सुविधा के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी एवं वरदराज मध्य सिद्धांत कौमुदी के रूप में वरदराज ने लिखा है। लघु सिद्धांत का संक्षेप बालकों की सुविधा के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी के रूप में वरदराज आचार्य ने लिखे हैं। वरदराज के अन्य ग्रंथ सिद्धांत कौमुदी एवं गीर्वाणपद मंजरी है। 470 ईस्वी के लगभग बौद्ध पंडित चंद्रगोमी ने पाणिनि के आधार पर ब्राह्मण प्रभाव से बचते हुए बौद्धों के लिए चांद्र व्याकरण बनाया। इसमें लगभग 3100 सूत्र हैं। चांद्र व्याकरण किसकी रचना है? चंद्रगोमी की। चांद्र व्याकरण में कितने सूत्र हैं? 3100 सूत्र हैं। ईसा की पहली शताब्दी में सर्ववर्मा ने ऐन्द्र व्याकरण के आधार पर कातंत्र व्याकरण की रचना की। ऐन्द्र व्याकरण के आधार पर कातंत्र व्याकरण किसने रचना की? सर्ववर्मा ने। बोपदेव वैष्णव थे। इनके व्याकरण मुक्तबोध में 1200 सूत्र हैं। अनुभूति स्वरूपाचार्य के व्याकरण सारस्वत व्याकरण में 700 सूत्र हैं। सारस्वत व्याकरण किसकी रचना है? अनुभूति स्वरूपाचार्य की रचना है। इसमें कितने सूत्र हैं? 700। सारस्वत व्याकरण पर 17वीं सदी में रामाश्रम ने सारस्वत चंद्रिका नामक टीका लिखी। प्रत्यय सदा बाद में जुड़ते हैं। प्रत्यय हमेशा बाद में जुड़ते हैं। केवल तद्धित का एक प्रत्यय बहुच ऐसा प्रत्यय है जो ईसद समाप्ति अर्थ में शब्द के पहले जुड़ता है, जैसे बहुतृ आदि। अच्योड़ीति अर्थात ईत तथा ड़ित प्रत्यय बाद में रहने पर पूर्व में आने वाले अजंत अंग के स्वर की वृद्धि हो जाती है। इसके अनुसार ह्री के आगे ऋत के आने पर ह्री के री में वृद्धि होकर के आर बन जाएगा। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस प्राकथन भाग में देखे हैं। यह पहला भाग है बाबूराम सक्सेना कृत का। इसके आगे के भाग को दूसरे भाग में पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।